हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस या फिर आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन होता है, ये मॉक टेस्ट होता है। और ये मॉक टेस्ट आपका ना 20 क्वेश्चन का है, यानी कि डेली इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये वहाँ क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में जो एज इट इज़ भी देखने के लिए मिलेंगे। और मैं कहूँ कि ये ना आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये सेशन आपका डेली होता है। स्टार्ट करते हैं, चलिए आज के सेशन को। चलिए सवाल नंबर 1, पहला सवाल हमने स्क्रीन पर लिया है। पहला सवाल है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका जो है गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1970 में, 1970 अच्छा 2 बार है, तो एक काम करेंगे, ये वाला 1970 काट देंगे। चलिए 1978 में या 1980 में। अगर बात करी जाए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो इसके जो गठन किया गया था, अगर बात करें कि जो सीपीसीबी है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना सितंबर 1974 में करी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। इसका आंसर होना चाहिए था 1974, ये गलत है। एक काम करना है, इसको 1974 कर लो। तो इसकी स्थापना करी गई थी 1974 में, इसकी स्थापना करी जाती है सितंबर में। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी। अब दूसरी बात करें, देखो अगर मैं कहूँ कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है और एक वैधानिक संगठन हो जाएगा। इसकी स्थापना 1974 में करी गई। ठीक है, और इसमें प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए जो है, कंट्रोल करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पे है आपका जो मैं कहूँ कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अगर इसकी बात करें तो ये मिनिस्ट्री जो है इन्वायरमेंट एंड जो फॉरेस्ट है, इसके तहत आता है। तो यहाँ पर देखो, इससे ये इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और ये जो है वायु निवारण और नियंत्रण के तहत काम करता है। 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ इसको दी गई हैं। अगला सवाल नंबर 2 है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? 1971 में, 1994 में, 1991 में, 1994, 1998 या फिर 2002 में? सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम की अगर बात करी जाए तो ये 1991 का हो जाएगा। ये कब आया था? 1991 में आया था। ये बीमा अधिनियम की बात करें तो ये अधिनियम संक्षिप्त नाम लोग दायित्व बीमा है ये, और ये अधिनियम 1991 के तहत जो है आता है। अगर सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 की बात करी जाए तो इसका उद्देश्य क्या था? देखो, अगर कहें कि भाई ये क्यों शुरू करा गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि किसी भी खतरनाक पदार्थ से दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को जो क्षति होती है उसके लिए हर्जाना दिलाना, इसका उद्देश्य रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो पब्लिक हमारी यानी कि जो लायबिलिटी इंश्योरेंस है, अगर इसकी बात करें तो एक्ट 1991 के तहत आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में आया, और ये किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालने या उसके समय दुर्घटना हो जाती है, उसके समय जो है राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक देयता बीमा प्रदान करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वर्ष 2003 में बनाए गए 9 जिलों और 3 डिवीजनों का निरस्त कर दिया है? हाल फिलहाल में एक न्यूज़ चर्चा में आ रही थी कि जो एक राजस्थान की बात करूं, कि जो राजस्थान है, अगर इसकी बात करी जाए तो राजस्थान ने क्या काम करा है? राजस्थान के जो भजन लाल की सरकार है, यहाँ पर अगर बात करूं कि जो भजन लाल की सरकार की बात करूं, भजन लाल सरकार, तो देखो इन्होंने क्या काम करा है कि जो भजन लाल की सरकार है, इसने जो है पूर्ववर्ती जो गहलोत सरकार थी, पहले अगर बात करें कि इनके जो पूर्व में कौन सी सरकार थी, गहलोत सरकार की बात करी जाए तो ये गहलोत सरकार जो थी, ठीक है, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की जो इसने गहलोत सरकार ने 9 तो जिले और इसके 3 संभाग थे। ठीक है, 3 संभाग थे, 9 जिले थे, 9 जिले, और इन 3 संभागों को खत्म कर दिया है भजन लाल सरकार ने, समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगर इनकी बात करूं तो जो इसमें सीकर है, पाली है, बांसवाड़ा है, ठीक है, ये संभाग थे 3, और इसके साथ में 9 जिले थे जिनमें दूदू हो जाएगा, केकड़ी है, गंगापुर है, सिटी है, साथ में जो नीम का थाना है, सांचौर है, शाहपुर है, अनूपगढ़ है, तो कुछ ऐसे हैं, इनको इन्होंने निरस्त कर दिया है। ऐसा करने वाला है राजस्थान। ठीक है, तो आप देखेंगे ये
डिसीजन दिया है राजस्थान ने। 2003 में जो है 2023 में बनाए गए 9 जिलों को जो है इन्होंने 3 संभागों को निरस्त कर दिया है। और अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। वर्तमान की स्थिति ये है। साथ में मैंने बताया था कि 3 जो संभाग थे, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, इनको खत्म करा है। ठीक है, चलिए, प्रशासनिक आवश्यकता के कारण 8 जिले बरकरार अभी भी रखे गए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय आधारित नेचुरल फार्मिंग किसानों की आय बढ़ा सकती है? ये किसने कहा? उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, बिहार ने या फिर मध्य प्रदेश ने? अगर बात करें, देखो, अगर बात करी जाए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश स्टेट ने यहाँ पे ये बात कही है कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ के सीएम ने जो है यहाँ पे भारत सरकार के जो राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन है, इसके तहत ये बात करी है। और इसमें जो है जो नेचुरल फार्मिंग किसान है, इनकी आय को बढ़ाने की बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए कि इन्होंने, देखो, जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो मेजर क्या बोलते हैं, अगर बात करी जाए कि जो फार्मिंग किसानों की बात करें, कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि गो आधारित नेचुरल फार्मिंग से जो प्रति एकड़ यानी कि जो 10,000 से 12,000 रुपए की बचत होगी, जिससे किसानों की आय वृद्धि होगी। मतलब कहने की बात यह है कि एक वर्मी कंपोस्ट की बात करूँ ना, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट को लेकर के ही बात करी गई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यदि राज्य के अधिकांश किसान इस पद्धति को अपनाएं तो काफी सामूहिक बचत संभव होगी। ठीक है, चलो खैर, अगला सवाल नंबर 5। अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला निर्मित निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? देखो, वो कह रहा है कि यहाँ पे सीबीजी, अगर बात करी जाए आप लोगों से कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो स्टेट में आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ पर बनाई गई है? और ये कैसी हो जाएगी? भारत की पहली होगी, भारत की आधुनिक, भारत की पहली होने वाली है। उत्तराखंड में, केरल में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। अगर बात करें कि अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस यानी कि जिसको सीबीजी, ये जो संयंत्र है भारत का जो पहला है, अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर लगाया गया है? ठीक है, देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो लगाया गया है, ये लगाया गया है आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगाया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगाया गया है। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें कि भारत में बायोगैस की तकनीकी जो है विकसित जो करी गई है, तो ये किसने करी है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खादी ग्राम उद्योग, इसके द्वारा इसकी तकनीक को डेवलप किया गया था। ठीक है, चलिए, अगर बात करें बायोगैस क्या होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैसों का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार का अक्षय ईंधन होता है ना। और ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा भोजन या पशु के जो अवशिष्ट होते हैं कार्बनिक पदार्थ, इनको तोड़ करके यहाँ पे ये बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, और अगर आपसे ये पूछे कि भारत में पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ लगा था, एक इम्पोर्टेंट सवाल अगर मैं आपसे करूँ कि भारत में जो है पहला बायोगैस संयंत्र की बात करें, पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ लगा था? बायोगैस संयंत्र की अगर बात करी जाए तो ये कहाँ पर लगा था? आप ध्यान देंगे, ये महाराष्ट्र के सोलापुर में लगा था। कहाँ लगा है? तो ये लगा था आपका महाराष्ट्र के सोलापुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के सोलापुर में लगाया गया था, 2008 में लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगले सवाल को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वेस्ट है उसको हम यहाँ पे किसमें, वोट में कंप्लीट करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला शुरू की गई है। और सीबीजी प्लांट यानी कि ग्वालियर की सबसे बड़ी गौशाला आदर्श गौशाला में स्थित होगी, और जिसका प्रबंधन ग्वालियर का जो नगर निगम है ये करेगा। और इसमें 10,000 से ज़्यादा यानी कि 12,000, 10,000 से 12,000 लगभग मवेशी शामिल किए जाएंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाकुंभ 2025 की मेजबानी करने जा रहा है? और ये तो आपका सवाल है कि देखो ये तो हो गया है, लेकिन 2025 की मेजबानी, और ये कहाँ पर होगी? महाकुंभ कहाँ लगता है? 4 जगह लगता है। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रयागराज। अगर मैं यहाँ पे महाकुंभ की बात करूँ तो कहाँ लगता है? एक तो लगता है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन अगर बात करें
तो जो क्षिप्रा नदी है, इस क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, एक। और दूसरा कहाँ लगता है? हरिद्वार, हरिद्वार। और ये बात करें तो हरिद्वार में जो लगता है गंगा नदी के किनारे, ठीक है। और तीसरा कहाँ लगता है? प्रयागराज, और प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे। और कहाँ लगता है चौथा? नासिक। ये कहाँ लगता है? गोदावरी। आप मुझे बताएंगे कि महाकुंभ जो नासिक में लगता है किस नदी के किनारे लगता है? और इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। हाँ, बिल्कुल गोदावरी के किनारे ही लगता है, ठीक है। चलिए, तो प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे है ना, गंगा। और वैसे तो खैर प्रयागराज में 3 नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, साथ में सरस्वती भी, यहाँ पे सरस्वती भी मानी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, हरिद्वार में गंगा, और नासिक में आप देखेंगे कि यहाँ पे गोदावरी नदी के किनारे महाकुंभ लगता है ना। चलिए, और मैंने बात करी कि भाई 2025 में जो है कहाँ पर महाकुंभ जो है देखा गया था, ये आप देखेंगे प्रयागराज में, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि प्रयागराज को जो है, यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं कि प्रयागराज की बात करूँ तो प्रयागराज को आपको पता होगा कि हमारे पास 76वां जिला भी इसको बनाया गया था, और ये सिर्फ ऐसा जिला था कि महाकुंभ के तहत ही बनाया गया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो महाकुंभ 2025 लगा है, कुछ ये लगा है। और महाकुंभ उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले में, यानी कि बात करें जो हमारा 76वां जिला भी बना था, 13 जनवरी से आप देखेंगे 26 फरवरी तक आयोजित हुआ। और यह पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम रहा, और जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी यानी कि स्नान करने में या डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे लोग शामिल हुए थे। खैर, अगला सवाल नंबर है 7। देखिए, अगर बात करें क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी होगी? अभी मैंने आपको बताया क्षिप्रा नदी के बारे में, तो अगर बताएं चंबल, नर्मदा, महानदी या फिर गंगा नदी। क्षिप्रा नदी किस में जाकर के मिलती है? तो ये मिलती है चंबल नदी में। किसकी सहायक नदी होगी अगर बात करी जाए तो क्षिप्रा नदी जो होगी ये आपकी चंबल नदी की सहायक नदी होगी। और इसके उद्गम की बात करूं तो ये कहाँ से उद्गम होता है? आप कहोगे कि जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, अगर बात करें कि जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पहाड़ी से जो है ये नदी आपकी निकलती है, इसका उद्गम होता है। और अगर वहाँ पे भी मैं बात करूँ, विंध्याचल की पहाड़ी में एक जिला पड़ता है मंदसौर जिला, ठीक है। अगर बात करूँ कि जो मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ से मंदसौर जिला पड़ता है। इस मंदसौर जिले की बात करें तो ये मंदसौर जिले से लगभग निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। यानी कि एमपी की बात करें यहाँ से निकलती है और राजस्थान की सीमा से होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। मालवा का पठार आपके लिए आता है कि नदी कहाँ से निकलती है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी की बात करें मालवा के पठार से, तो यहाँ पे कुछ और नदियाँ दी गई हैं, आप देख लेंगे। चलिए, तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी की सहायक नदी हो जाएगी क्षिप्रा नदी, मालवा के पठार में बहती है और ये विंध्य पर्वतमाला से, यानी कि जो काकरी और टेकड़ी नामक पहाड़ियाँ हैं यहाँ से निकलती है। और धार के यानी की बात करूँ उत्तर में उज्जैन के पास आकर के स्थित हो जाती है। अगला सवाल है हमारा कि प्रवर और मंजीरा और साथ में मनेर, ये निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक या दाहिनी तटवर्ती नदियां हो जाएंगी? यमुना नदी में मिलती हैं, गंगा में, गोदावरी में, या फिर यहाँ पे, अच्छा गोदावरी 2 बार आया है। चलिए, काम करिएगा, इस वाली गोदावरी को काट दीजिएगा। ये जो जो कंटेंट वाली टीम है थोड़ा सा ध्यान नहीं देती है, ऑप्शन को बार बार रिपीट करती है और कई बार तो गलत ही ऑप्शन रख देती है। एक बार तो रख दिया ना आज के सेशन में। देखो, मंजीरा नदी की बात करें तो ये भी दाहिने सौर से मिलती है और ये मिलती है गोदावरी में। किसमें? ये मिलती है आपकी गोदावरी नदी में मिलती है, ठीक है। अगर बात करें, देखो यहाँ पे जो आप देखेंगे गोदावरी है, ठीक है। इस गोदावरी में दाहिनी तौर से अगर बात करें तो गोदावरी में मंजीरा नदी मिल जाती है, ठीक है। चलिए, अगर बात करें कि गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, अगर इनकी बात करी जाए तो देखो, ये गोदावरी नदी है हमारी, है ना, ये जो है ये है हमारी गोदावरी नदी। अब इस गोदावरी नदी में बाएं तट से कौन कौन सी मिलती है? वाणगंगा मिलती है इधर से। अगर बात करूं, वाणगंगा मिलेगी, पहले वाणगंगा मिलेगी, ठीक है, वाणगंगा मिलती है, कादवा भी मिलती है। मैं किधर लिखती हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ जो आपको ध्यान में रहे, यहाँ लिख देती हूँ। बाएं अगर बात करें कि यहाँ पे जो बायां छोर है इधर से कौन कौन सी, एक मिलेगी वाणगंगा, वाणगंगा नदी मिलेगी, कादवा मिलेगी, कादवा नदी मिल जाएगी,
और शिवना नदी मिल जाएगी, शिवना भी इसी में मिल जाती है। साथ में पूर्णा भी इसी में मिलेगी, पूर्णा नदी भी इसी में मिल जाएगी। कदम भी इसी में मिल जाएगी, कदम। और प्राणहिता भी इसी में मिलती है, जो अभी आपके सवाल में भी थी, प्राणहिता। और इंद्रावती नदी भी इसी में मिलती है, इंद्रावती। और इसी के साथ साथ में बात करें यहाँ पे तालीपेरू जो है, तालीपेरू की बात करी जाए तो तालीपेरू जो है इसी में मिल जाएगी। और मंजारा भी, सॉरी एक और है सबरी नदी, ठीक है, सबरी नदी, ये बाएं छोर से मिलेंगी। अब दाहिने छोर की बात इधर कर लेती हूँ कि जो दाएं छोर से जो नदियाँ मिलेंगी दाएं तरफ से, वो कौन कौन सी होंगी। एक है यहाँ पे नासारदी नदी, ठीक है, नासारदी नदी भी इसी में मिल जाएगी। और दरना नदी भी इसी में मिलेगी, दरना। प्रवरा नदी भी इसी में मिल जाएगी, प्रवरा। और सिंधफाना की बात करें तो एक नदी है सिंधफाना नदी, वो भी इसी में मिल जाएगी। मंजरा भी इसी में मिलेगी, ये दाहिने छोर से मिलेंगी सब। मनेर नदी भी इसी में मिलेगी। और इसके बाद में एक है यहाँ पे किन्नारासनी, ठीक है, अगर बात करें किन्नारासनी जो नदी है ये भी इसी में, ये दाहिने छोर से मिलने वाली नदियाँ हैं। अब देखो एग्जाम में ना आपसे इनमें से कोई भी नदी दे देगा और आप बोलोगे कि यार ये तो है नहीं। देखो अब वो पैटर्न नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक या दो चीज़ें पूछी जाती हैं लगातार, जो पिछले विगत वर्षों से पूछी जा रही हैं। अब नई चीज़ें भी जोड़ता है, जो आपको नहीं पता है वो आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखें प्रवरा, मंजीरा और मनेर जो हैं गोदावरी की दाहिने ओर से मिलने वाली नदियाँ हो जाएंगी। देखो मैंने बताया था प्रवरा है यहाँ पे कि प्रवरा, ये देखो प्रवरा है, साथ में मंजीरा है ना, और ये सारी की सारी नदियाँ आपकी दाहिने छोर से मिलेंगी। और सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी यानी कि प्रणाली जो है, आप दक्षिण की गंगा भी कह सकते हैं, गोदावरी नदी को, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 9 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष करी गई थी। 2007 में, 2010, 2014 या 2018। अगर बात करी जाए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में करी गई थी। कब? 2010 में करी गई थी। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है अगर इसकी बात करें तो 18 अक्टूबर को, कब? 18 अक्टूबर की बात करी जाए, 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना करी जाती है। किस एक्ट के द्वारा? यानी कि 2010 का ही एक्ट था। और ये जो है पर्यावरण विवाद से निपटने के लिए एक निकाय बनाया गया था। अगर आपसे पूछे काम क्या करता है, तो पर्यावरण के खिलाफ यानी कि पर्यावरण को बचाए रखने का ये काम करता है, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण आप देखेंगे। और अगर इसकी बात करें तो ये जो है यानी कि पर्यावरण संरक्षण और वन और वन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामले प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम बनाया गया 2010 में। साथ में जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसके स्थापना के साथ भारत के विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण और स्थापित करने वाला विश्व का जो है तीसरा देश बन गया था। केवल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद ऐसा करने वाला इंडिया हमारा 3rd नंबर का देश था, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये जो लागू किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। कब? अगर बात करूं कि 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है और संसद में जो है पारित 1986 को ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये लागू हुआ था। और अगर बात करें यहाँ पे कि ये जो है लागू होने की अगर तिथि, तो 19 नवंबर को ये लागू हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो सिंपल सा उद्देश्य था कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करना, इसका जो था ये उद्देश्य रहा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट, अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें 1986 में ये आता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला तो इसमें देखें पर्यावरण अधिनियम 1986 में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के उद्देश्य से लाया गया था। सारी चीजें वही जो मैंने आपको बताई हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। हाल ही में रुझानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पराली जलाने की घटनाओं में कमी दर्ज करी है। अच्छा, आपको एक बात पता होगी कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है, अक्टूबर नवंबर के आने के टाइम पे जो हमारी फसलें होती हैं, अगर मैं कहूँ धान है ना, तो जो धान की फसल होती है, धान की फसल में से हरियाणा या दिल्ली एनसीआर के जो पास वाले एरिया हैं, खासकर अगर बात करूं मैं यहाँ पर आपसे, तो खासकर आपका पंजाब और हरियाणा, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे धान अच्छी खासी पैदावार करता है।
अब धान के ये क्या काम करते हैं कि जो धान का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे धान की बाल आती है वो काट लेते हैं, धान निकाल लेते हैं, जो उसका नीचे का हिस्सा बच जाता है पराली वाला उसको काट के जला देते हैं खेतों में, है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा कम देखा गया। तो इसमें सबसे पहले तो ऊपर आता है हरियाणा ऐसा करने में। अब हरियाणा छोड़ो, यहाँ पे पंजाब आया है, तो यहाँ ऐसा करा है पंजाब करने में, थोड़ी सी पंजाब ने ऐसा करने में कमी दिखाई है ना। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई पंजाब में या हरियाणा में जो है, जो हमारा दिल्ली एनसीआर वाला क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, और दिल्ली में इतनी सारी जनसंख्या है कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है उस जनसंख्या को। एक तो वैसे इतना पोल्यूशन है, और ऊपर से दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र जो है यहाँ पे घटिया किस्म के काम करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इस बार पंजाब ने भी अपनी अच्छी खासी स्थिति दिखाई है, और इसके लिए आपको पता होगा पराली जलाने पर यहाँ पे 5,000 का जुर्माना भी है, ठीक है। और 2 से 5 एकड़ पर जो किसान ऐसा करते हैं उनके लिए 10,000 का जुर्माना है, और इससे ज़्यादा ज़मीन जिनके पास है वो 30,000 का जुर्माना यहाँ पर देंगे, ठीक है। और पंजाब में पराली जलाने के मामले जो हैं, बहुत सारे मामले ऐसे 2023 में सामने आए थे, 2022 के मुकाबले इसमें कमी है, और 2023 के मुकाबले 2024 में और भी इसमें कमी देखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। पराली खड़े खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे कि उन्हें क्या आराम से, देखो इससे किसानों की खेती को तो प्रभावित होती है, लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो पंजाब में यहाँ पराली जलाने की घटनाएं यानी कि 587 घटनाएं से घट करके 262 रह गई हैं, जिसमें फसल अवशेष जलाने का आशाजनक गिरावट देखी गई है, ठीक है। चलिए तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख लेंगे आराम से। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पराली जलाने के विकल्प के रूप में उपयोग की जा सकती है। एक बात बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो पराली ना जलाई जाए और खेत के अवशेष यहाँ पे विघटित भी कर दिए जाएं। अगर ऐसा करने पर आए तो आप देखोगे यहाँ पे जीरो जो टीलर मशीन है इसका प्रयोग किया जाए, या फिर यहाँ पे जो टर्बो हैप्पी सीडर है इनका इस्तेमाल किया जाए, जैव अपघटक इसमें इस्तेमाल किए जाएँ। बिल्कुल देखो, अगर मान लिया जाए कि आपने खड़ी खेती काट ली है, मतलब जब सिर्फ बाल बाल काट लिए और ऊपर से जो उसका पूरा जो पत्ती वाला हिस्सा था वो बच गया, उसमें नलवा और पत्ती वाला हिस्सा, तो अब क्या करें उसमें, एक तो जीरो टीलर मशीन का इस्तेमाल करें, या मैं इसको एक तरीके से रूटर वेटर भी कह सकती हूँ। इसमें क्या होगा कि जो आपकी पराली बची है वो बहुत महीन कट जाएगी और आराम से गल भी जाएगी जल्दी, है ना, मतलब कि वो वर्मी कंपोस्ट में जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगी। टर्बो हैप्पी सीडर का भी प्रयोग करें जो इसको और महीन करने में काम करेगा। साथ में जैव अपघटक डालें। अगर आपने मान लिया खड़ी खेती में जैसे आपने पराली जो बची आपकी उसमें जो है आप क्या करें कि जैविक खाद डाल दें, गोबर डाल दें, और उससे क्या होगा कि गोबर बहुत जल्दी चीज़ों को गलाने में काम करता है ना, तो वो इसके अवशेषों को भी जला देगा, दुगनी खाद मिलेगी। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे ये सब काम कर सकते हैं, पराली ना जलाएं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ यहाँ पे CR की बात करें कि भाई जो यहाँ पे CRB है, तो देखो इसमें क्या है कि अगर मैं कहूँ कि जो स्मॉग है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे देखो बातें बताई गई हैं कि सॉइल एनवायरनमेंट प्रभावित होता है, साथ में ह्यूमन एनवायरनमेंट प्रभावित होता है, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट प्रभावित होता है, क्लाइमेट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, स्मॉग वॉइस भी बढ़ता है, साथ में जो है यहाँ पे एयरसोल्स जो पार्टिकल्स हैं ये भी बढ़ते हैं, साथ में जो आप देखिए क्रोनिकल हार्ट हैं, साथ में लंग्स हैं, ये डिजीज़ भी क्रिएट होती हैं ऐसा होने से। तो और साथ में देखेंगे कि यहाँ पे जो डिसलाइनिंग सॉइल है ना, ये जो फर्टिलिटी है ये भी कम हो जाती है, और साथ में लूज ऑफ सॉइल अगर बात करें तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हैं ऐसा करने से, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 13। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम में पारित किया गया था। 1950 में, 52 में, 56 में, 60 में। देखो अगर बात करें क्या बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें यूजीसी की, तो यूजीसी की बात करें कि जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट की बात करी जाए तो ये अधिनियम 1956 में आया था। कब ये अधिनियम आता है? 1956 में, ठीक है। उच्च शिक्षा के मानकों के संबंध में निर्धारित किया गया था इसके लिए, तो ये विश्व अनुदान आयोग है हमारा। यूजीसी की बात करें तो आप देखोगे ये अनुदान आयोग 1956 में आया गया था, और यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य भी करता है। केंद्र सरकार यूजीसी के एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्यों के साथ, यानी कि 1+1+10 इसके साथ काम करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कि भाई निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में हथियारों की संख्या अधिकतम है। अच्छा,
कर्नाटक में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, कहाँ पर हथियार बड़े ज़्यादा मात्रा में देखे जाए? आप कहोगे मैम हथियारों की अगर बात करें तो हथियार सबसे ज़्यादा जो देखे जाते हैं वो हैं कर्नाटक में। अगर आप बात करें तो किस राज्य में? कर्नाटक में जो है हथियारों की संख्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर बात करें भारत के किस राज्य में राज्य के पास ज़्यादा हथियार हैं? देखो, एक तो है भारत में हथियार, अरे माफ़ कीजिएगा, हाथियों की संख्या, माफ़ कीजिएगा, हाथियों की संख्या। अगर मैं हथियारों की बात करूँ तो भैया हथियार जो है सबसे ज़्यादा तो यूपी में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसका डेटा अगर आपको कलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप जाएंगे जहाँ पर 12.77 लाख जो हैं हथियार हैं लगभग। ठीक है, तो जहाँ पे आप देखेंगे 3.69 लाख जो हैं लोगों के पास हथियार लाइसेंस हैं। तो अगर बात करें हथियार लाइसेंस की तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, हाथियों की तरफ जाएंगे तो इसमें कर्नाटक हो जाएगा। माफ़ी चाहती हूँ, पर कोई नहीं, चलो दोनों सवालों का आपको जवाब मिल गया। हाँ, तो हाथियों की बात करें यहाँ पे तो आप देखेंगे कि हाथी जो है इसकी कुछ आपके सामने डेटा भी है, और ये जो हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा कर्नाटक में देखने को मिलेगी। भारत में हाथियों की संख्या लगभग कितनी हो जाएगी? 30,000 होने का अनुमान है यहाँ पर, और हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या आपको असम में देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद में केरल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 50 नंबर का। प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका शारदा सिन्हा किस राज्य से संबंध रखती थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये रखती थी बिहार से संबंध। कहाँ से रखती थी? ये बिहार से संबंध रखती थी, और इनका जन्म जो हुआ था 1 अक्टूबर 1952 में कहाँ पर हुआ था? बिहार में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? बिहार में भी सुपौल जिले में। कहाँ पर हुआ था? बिहार का एक जिला पड़ता है सुपौल, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो आप देखेंगे सुखदेव, ये जो है अगर बात करें तो बिहार से संबंध रखेंगे, और ये गायिका हैं, है ना, ये देख रहे हो आप, ये बिल्कुल। तो ये शारदा सिन्हा जी हैं। ठीक है, बिहार की कोकिला बोला जाता है इन्हें, और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने भोजपुरी, मैथिली और मगही में संगीत का बड़ा योगदान रहा है इनका। ठीक है, चलिए, और ये 6 गीतों के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2002, 2004, 2006, 2010। देखो, अगर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की बात करी जाए तो जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया था 2006 में आया था। कब आया था? ये आया था 2006 में। अच्छा, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम की बात करूं, देखो ये तो प्रतिषेध है। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं कि जो बाल विवाह प्रतिबंध अगर इस एक्ट की बात कर लूं तो ये एक्ट कब आता है? 1929 में जो है ये लाया गया था, 28 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर की बात करें, इसमें लाया गया था 1929 में। ठीक है, और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। अगर कहें कि पारित कहाँ हुआ था, तो जो इंपीरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें पारित किया गया था। अगर आपसे पूछे ना बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, यह आया था 1929 में। ठीक है, डेट तो नहीं पूछता है, लेकिन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके तहत इसको पारित किया गया था। ठीक है, इसके तहत जो इसको पारित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें हुआ क्या था? लड़कियों के विवाह की आयु तय की गई थी। अगर बात करें तो जो लड़की थी, इन लड़की के विवाह की आयु कितनी रखी गई थी? तो आप कहेंगे कि इसमें 14 वर्ष लड़की का विवाह, और लड़के के जो है लड़का, इसकी उम्र रखी गई थी 18 वर्ष। ठीक है, ये विवाह की आयु तय की गई थी। ठीक है, ये उम्र रखी गई थी। और ठीक है, पहले, और इसको बढ़ा करके कितना करा? लड़की की उम्र कितनी बढ़ा दी? इन्होंने कहा कि लड़कियों की विवाह की आयु 18 होनी चाहिए, और लड़के की उम्र कितनी? आप देखोगे कि ये जो है 21 साल होनी चाहिए। इसको कर दिया, चेंज करा गया था। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लड़कियों की आयु 14 से 18 करी गई, और लड़कों की 18 से 21 करी गई थी। ठीक है, चलिए अब देखो 2006 की बात करूं तो यहाँ पे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आता है। ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है 2006 का। ठीक है, और इसमें बाल विवाह को जो है दंडनीय अपराध माना गया था। साथ साथ में बाल विवाह करने वाले जो वयस्क पुरुष थे या बाल विवाह करने
को संपन्न कराने वाले अधिनियम के तहत 2 साल की सजा भी थी, ठीक है, और कठोर जुर्माना भी था। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें रखी गई थी, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पे। खैर ये प्रतिषेध अधिनियम पूछा है, 2006 है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसकी जो है नोडल एजेंसी होगी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, राष्ट्रीय जैविक संस्थान हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है, या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र हो जाएगा? अगर बात करें तो इसका सवाल हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, यानी अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो पॉपुलेशन साइंस है, अगर इसकी बात करें इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये हो जाएगा, इसकी नोडल एजेंसी राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान विश्वविद्यालय हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसने जो है सर्वेक्षण के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है अधिनियम, ये 2004 में आया था। कब आया था? 2004 में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम। तो राज्य में जितने भी मदरसे थे उनके कामकाज को विनियमन करने के लिए, संचालित करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 2004 में। इस एक्ट के तहत इनकी जो स्थापना, साथ में मान्यता, पाठ्यक्रम क्या होने वाला, प्रशासन के लिए रूपरेखा कैसी दी जाएगी, ये सब इसी के तहत दिए गए थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो मदरसा एजुकेशन एक्ट आया था ये 2004 में आया था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे। चलिए, अगला सवाल है हमारा, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अगला सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन करा गया? आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया। आप कहोगे कि इसमें 86वां संविधान संशोधन करा गया था। कौन सा 86वां संविधान संशोधन? 2002 में, ठीक है। और अगर बात करें कि ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 का ए जोड़ा गया था, और इसमें काम किया था कि जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं इनके लिए जो है इतनी यानी कि इतनी उम्र के बच्चे हैं, इन उम्र के बच्चों के लिए, इतनी आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा जो है, यहाँ पे जो मुफ्त शिक्षा थी इसकी बात करी गई थी, ठीक है। ये बात करी गई थी यहाँ पर। चलिए, अच्छा, इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आता है? अगर आपसे मैं पूछूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करें, शिक्षा का जो अधिकार एक्ट है ये कब आया था? तो आप कहोगे मैम ये आया था 1 अप्रैल 2000। ये पहली बात तो एक्ट बना था 2009 में, और जो लागू हुआ था, अगर लागू होने की बात करूं तो ये 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, ठीक है। और इसमें संशोधन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक 71वां संविधान संशोधन है, 73, इसको खैर छोड़ देंगे, ये अलग है, ये स्लाइड आपकी अलग है, ठीक है, इसको छोड़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया 86वां संविधान संशोधन 2010। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये आ जाएगा आपका, आप देखेंगे अनुच्छेद 246। आर्टिकल 246 की बात करें तो ये भारतीय संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा, ठीक है। और ये केंद्र और राज्य की जो सरकार है इनके बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित करता है। और अगर इसकी बात करें तो ये 7वीं अनुसूची से संबंधित होगा, आर्टिकल 246, ठीक है। इसमें जो है आप देखेंगे 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इनकी बात करी गई है। और संघ सूची आपको पता है कि इसमें जो है केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे शिक्षा है, विदेशी मामले हैं। और राज्य सूची आपको पता है जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे पुलिस है, शिक्षा है ना। और अगर बात करें संवर्ती सूची, जिसमें दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, शिक्षा और श्रम, ठीक है, इन दोनों में। तो इसके लिए अनुच्छेद आप देखेंगे 246 हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें बताई हैं कि जो हमारा, जिसमें तीनों चीज़ें हैं, आप देखेंगे तीनों लिस्ट यहाँ पे दे गई हैं, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल, और साथ में जो है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी जो सेंट्रल लिस्ट होगी इसमें डिफेंस है, बैंकिंग है, साथ में करेंसी है, और यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स है, साथ में कम्युनिकेशन है। ये सब किसके हैं? सेंट्रल के काम हो जाएंगे। और अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो आप देखोगे पुलिस है, ट्रेड है, साथ में एग्रीकल्चर है, और इसमें जो है जो
इरिगेशन है, ये सब। और अगर यहाँ पे जो कॉन्करेंट लिस्ट है, अगर इसकी बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में आप देखेंगे दोनों पे कानून बनाएंगे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड है, साथ में यहाँ पे जो मैरिज है, साथ में एडॉप्टिंग है, और यहाँ पे जो भी यानी कि ससेशन है, इन सभी में। ठीक है, तो चलिए आप इसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए, सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हर सवाल इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।